नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे। बीपीएससी एईडीयू का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज होने वाला है। इससे पहले अगर पहला वाला आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। तो हम जो कवर कर रहे हैं वो हिंदी का कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर चैनल पे डायरेक्ट जाके आप भी देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। टोटल 70 क्वेश्चंस रहने वाले, आप सभी को बताया। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें अगर देखा जाए लैंग्वेज वाले पार्ट में होते हैं। पार्ट 1 यानी कि इंग्लिश का जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है और जो हिंदी का होता है वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हम हिंदी करने वाले हैं, तो फटाफट से आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का 31, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो उद्योग का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। उत धन योग होता है, उद्धन योग होता है, उद प्लस योग होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, या बाकी 2 बचे ऑप्शंस होंगे, बताएंगे आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उद्योग की बात कर ले तो उद्योग, इसमें अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि है। आप सभी को बताएं क्या कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत धन योग होगा। क्या होगा, उत धन योग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। तो देव्यागम का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। देवी धन आगम, देव धन आगम, देव्य धन आगम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि सेकंड क्वेश्चन है आज का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, देवी धन आगम। क्या हो जाएगा, देवी धन आगम, यानी कि देवी धन आगम मिलके हो जाएगा देव्यागम। और यहाँ पे संधि कौन सी है, तो यहाँ पर है यड़ संधि। कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, ई ऊ या फिर ऊ और रीढ़ के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो ई का किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है। तो वही यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संधि का गुण है। तो कौन इसमें संधि का गुण है वो आपको बताना है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो संधि के जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा संधि से। तो इनमें से कौन संधि का गुण है, कह रहा है संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ है अलगाव, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो संधि का अगर देखा जाए यहाँ पर संधि का जो मुख्य गुण होता है वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण करना। क्या हो जाता है, वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण करना। दूसरा गुण एक अगर देखा जाए तो संधि अगर देखा जाए तो सार्थक वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्द नहीं बनाती है, बल्कि यहाँ पर निरर्थक नहीं है, यानी कि संधि जो सार्थक वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, तो यहाँ पर निरर्थक कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, संधि में समास नहीं होता है, कह रहा है संधि में समास होता है, ये भी अलग है। और संधि का अर्थ मेल होता है, ना कि अलगाव, है नी। संधि का अर्थ क्या होता है, अलगाव नहीं होता है, मेल होता है, संधि की जाती है। क्लियर है। तो इस तरह हम देखेंगे, इसमें कोई भी हमारा आंसर सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सारे यहाँ पर गुण जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अन्य मनस्क शब्द का आशय है, आपको बताना है अन्य मनस्क। तो अन्य मनस्क शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। अन्य मनस्क, तो अन्य मनस्क की बात कर ले तो इसका मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर कह रहा कुल और कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्या बनेगा इसका सही जवाब, क्या बताना है, श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े को पहचानना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल और कूल दिया है। तो कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है खानदान। क्या होता है, खानदान। और इस कूल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है। तो यहाँ पर
श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाला यहाँ पर आ गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आप सभी को। अभय और उभय का दोनों का अर्थ आपको बताना है, कौन से युग्म में दिया गया है। निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना और पढ़ाना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। फटाफट से आंसर करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन का यही मतलब है, जितनी जल्दी आप आंसर करते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात कर लें तो अभय का मतलब क्या होता है, अभय का मतलब होता है निर्भय। क्या होता है अभय का मतलब, निर्भय, यानी जिसे भय ना हो। और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 37, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द आपको बताना है, निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति और चाल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप सभी को बताना है। तो लक्ष्य के बहुत सारे शब्द अगर देखा जाए हैं यहाँ पर, जैसे निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य, ये सभी क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। बाकी नाम, बल नहीं होता है, गति और चाल भी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो अनेकार्थी शब्द की यहाँ पर पहचान करना है आप सभी को। अर्थ, अनुरोध, अपराध या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करना है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन भी होता है, अभिप्राय भी होता है और मतलब भी होता है ना। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द कौन सा है, अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है। विष्णु, ब्रह्मा, महेश। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो ये किसका पर्यायवाची, तो बिल्कुल सही है, ये किसका, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटल का अर्थ है। पाटल का अर्थ क्या होता है, चमेली होता है, गुलाब होता है, चंपा होता है। क्या होता है इसका सही जवाब बताएंगे। तो पाटल की बात कर लें तो पाटल का अर्थ होता है गुलाब। क्या होता है पाटल का अर्थ, इसका अर्थ होता है गुलाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर करते रहना है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची की बात कर ले तो भागीरथी इसका पर्यायवाची होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ले यहाँ पर सुरसरी भी होता है। अवतरणी की बात कर ले तो ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, अवतरणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बाकी के ऊपर के दोनों दिए गए हैं वो इसका पर्यायवाची। इसके अगर अलावा देखें तो विष्णुपदी होता है, देव नदी होता है, जाह्नवी होता है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो महात्मा शब्द का सही विलोम आपको बताना है, दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, फटाफट से प्रैक्टिस सेट के ही अंदाज में करते हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट है, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि पूरे क्वेश्चन जितने आते हैं 70 क्वेश्चन, उनको हमें कवर करना है। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इनको। महात्मा की बात कर ले तो महात्मा का यहाँ पर विलोम पूछा है, तो महात्मा का जो विलोम होता है वो क्या होता है, दुरात्मा होता है। क्या होता है, दुरात्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। और दुर्जन का क्या होता है, सज्जन होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटिल का विलोम। कुटिल का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, क्या होता है। कुटिल का जटिल होता है, रूढ़ होता है, रेजू होता है, क्या होता है बताएंगे। कुटिल, तो कुटिल की बात कर लें तो इसका विलोम क्या होता है, रेजू होता है। क्या होता है, रेजू, या फिर कह लीजिए सरल। ठीक है, रेजू के अलावा क्या होता है,
सरल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन के चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, इस प्रश्न से का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न से किसका विलोम शब्द है आपको बताना है, इसका या फिर इसका या फिर इसका। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बात कर लें यहाँ पर आंसर की, तो इस प्रश्न का ये तो होना नहीं है। इस प्रश्न की बात कर लें तो इसकी वर्तनी जो है वो क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध ही है वर्तनी। इस प्रश्न का इस प्रश्न जरूर होता है, लेकिन वर्तनी हमें देखनी है। तो वर्तनी इसकी कैसे लिखते हैं इस प्रश्न, तो ये आपका इस प्रश्न होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऐसे इस प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शिका शब्द में प्रत्यय बताना है, आ प्रत्यय, इका प्रत्यय, शिका प्रत्यय क्या है। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो प्रत्यय का मतलब आप सभी को पता ही है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका उसके अर्थ में विशेषता और परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो दर्शिका शब्द में देखें तो इका प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इका। दर्शिका कौन सा हो जाएगा, इका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46, प्रत्याशा बताना है आपको। ठीक है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा की बात कर लें तो क्या होता है, प्रतिधन आशा होता है। क्या होता है, प्रतिधन आशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या बताना है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो आ हो जाएगा, सु हो जाएगा, या फिर आधन सु हो जाएगा। तो असुरक्षित में आ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आ सु दोनों यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। क्या बताना है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। ये देशज है, तत्सम है, विदेशज है, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो खिचड़ी क्या है, एक देसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हमने स्थानीय जो लोग हैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसको गढ़े हुए हैं। तो खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी शब्द की पहचान करना, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है उसकी पहचान करना है। तो कमर, कान, कमेटी, बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर विदेशी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दिया गया है कान, ठीक है। कमर अगर देखा जाए तो कमर आपका विदेशी शब्द है। इसके अलावा कमेटी भी विदेशी शब्द है, जबकि जो कान है वो कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, कान। तो कान एक तद्भव शब्द है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। इसमें पहचानना है आपको कौन सा विदेशी शब्द है। उष्ट, अमीर, प्रिय, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द हैं उनको विदेशज कहते हैं। तो इसमें जैसे क्या दिया है, अमीर दिया है। तो अमीर कैसा शब्द है, ये विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप सभी को बताना है। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, अजिर। और अजिर का मतलब आपको बताना है क्या होता है। बूढ़ा होता है, अमर होता है, या फिर आंगन होता है। क्या होता है अजिर का मतलब। तो अजिर की बात कर ले तो अजिर का मतलब अमर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आंगन होता है। क्या होता है, आंगन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सी है, ये गलती से हो गया ऑप्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, इसको सी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको पहचानना है, कर्ता, कर्म या फिर करण कारक। तो बताना है कौन सा कारक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें कारक है आपको बताना है। तो वह घर से बाहर गया वाक्य में अगर देखा जाए तो कौन सा कारक है, अपादान कारक है। और अपादान कारक दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। वह घर से बाहर गया, तो अलगाव का है यहाँ पर, ठीक है। और अलगाव में क्या होता है, अपादान कारक होता है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजेय है वो, शत्रुजयी है, अजात शत्रु है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। अजेय का मतलब क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके। और शत्रुजयी का मतलब होता है जिसने शत्रु को जीत लिया हो। क्या होता है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। तो बचा हमारे पास अजात शत्रु, यही इसका अर्थ होता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो क्या होता है, अजात शत्रु होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं आपको बताना है। कौन से वाक्य कहलाते बताएंगे। कर्मवाच्य होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं या फिर भाववाच्य होते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो क्या होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं, ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्तवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। यहाँ पर भूतकाल के आपको बताना है भेद कितने होते हैं। 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 8 होते हैं। 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है। इसके अलावा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूतकाल की बात कर ले यहाँ पर, तो भूतकाल के हम सभी को बताए कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक सामान्य भूत, एक आसन्न भूत, एक पूर्ण भूत, एक अपूर्ण भूत, एक संदिग्ध भूत, और जो लास्ट वाला है वो हेतु हेतु मद भूतकाल। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा ई। क्या बनेगा, ई इसका सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो डिब्बा आपको बताना है किस शब्द का एक वचन है, डिब्बे का, डिबिया का या डिब्बा का ही बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, डिब्बा किसका एक वचन है, डिब्बे का एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है। रत्न, मोती, नकल, क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो रत्न और मोती शब्द की बात कर ले, ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले नकल की, तो नकल जो है शब्द पुल्लिंग रूप में ना होकर स्त्रीलिंग रूप के में जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, बताना है आपको, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें आपको बताना है रेखांश की जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो वो क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखना, और लिखा कैसे जा रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए।
इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य में जो ऐसा लिखा हुआ है ये क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59, इसका आंसर करना है। तो इसकी बात कर लें तो ये अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? तो ये है अव्यय शब्द, और दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी अव्यय नहीं यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 60। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे उसने नहा कर भोजन किया है ना, तो सेम इसी तरह इसमें भी है कि अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पढ़ चुका है, दूसरी क्रिया बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, हम सभी को पता है। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक आपका सकर्मक होता है, क्या होता है? एक सकर्मक क्रिया होता है, और एक आपका अकर्मक क्रिया होता है ना। तो ये दो होते हैं, तो दो किसी भी ऑप्शन में नहीं है आपका, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, या एक से अधिक है? फटाफट से आंसर करते रहेंगे। तो धुंधला एक तरीके का क्या है? गुण है ना। धुंधला एक तरीके का गुण है, इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, बताना है आपको अग्नि का विशेषण होगा। अग्नि का विशेषण होगा ये आपको बताना है आगिक, आग्नेय या फिर आग्निक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अग्नि का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64, कह रहा है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कोई पुरुष, तो कोई का मतलब निश्चित तो है नहीं, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा? अनिश्चयवाचक आ जाएगा। कैसा आएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दिए गए ऑप्शंस में से? ये आपको बताना है। यह, सभा, मनुष्य, कौन सा इसमें सर्वनाम है? तो आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा हो जाएगा। यह क्या है? एक सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य ये सब क्या है? संज्ञा है ना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, जलेबी में मिठास अधिक है रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है आपको। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास की आपको बताना है विशेषण। मिठाई होता है इसका, मीठापन होता है या मीठा होता है? तो इसकी बात कर लें तो ये होता है क्या? मीठा। ठीक है, क्या होता है? मीठा होता है इसका विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानना है आपको। मीठा, मधुर, चतुर। तो एक तो अभी आपका ऐसे ही कट हो गया यहाँ पर, है ना। मीठा अभी आपने पढ़ा है, विशेषण होता है। मधुर का अर्थ भी क्या होता है? मीठा ही होता है।
तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ये भी। और चतुर भी विशेषण होता है, वह आदमी चतुर है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। जिजीविषा, 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 कौन सा जिजीविषा यहाँ पर सही है। तो वर्तनी शुद्धि की क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना है, पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, जिजीविषा ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट दिया गया। बाकी की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित या ये वाला अनुग्रहित, कौन सा अनुग्रहित यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। तो अनुग्रहित की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो अनुग्रहित है ये, इसकी वर्तनी एकदम सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो दो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है वो आपको बताना है। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो ये लगता है योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह लगता है ऐसे वाला जो होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। या दिए गए दोनों ऑप्शंस। तो क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसके बाद कर लें यहाँ पर, जैसे नहीं दिया गया है तो नहीं के बाद क्या लगना चाहिए, यहाँ पे एक अल्प विराम लगना चाहिए। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही अगर देखा जाए तो अशुद्ध दिया है। बाकी सभी क्या दिए हैं, एकदम सही दिए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी व्यंजन की पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पर अगर देखें हा, मा और झा, इसमें जो संघर्षी व्यंजन है वो कौन सा है, वो है हा। हा कैसा व्यंजन है, संघर्षी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है। और भी अगर देखा जाए जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, एक तो ये शाह होता है, ठीक है, तीनों ही ये वाले आपके संघर्षी होते हैं। इसके अलावा हा होता है, और इन्हीं को अगर देखा जाए ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2, 3, 4 बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ, एक प्लुत स्वर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान क्या होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो या की बात कर लें तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। तो यहाँ पर तालु किसी भी ऑप्शंस में नहीं दे रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। या, व, रा, ला, इनकी अगर बात कर लें तो ये अंतःस्थ वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता में कितने श्लोक हैं। तो गीता में कितने श्लोक हैं आपको बताना है। 700, 1100 या 1800 श्लोक।
तो गीता की बात कर लें तो इसमें 700 श्लोक हैं और ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? एक कृति है जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। ये किस विधा की रचना है? जीवनी है, ये कहानी है या फिर उपन्यास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक जीवनी लिखा हुआ है यहाँ पर, शेखर एक जीवनी, तो ये एक उपन्यास है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसके लेखक की बात कर लें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। नागार्जुन का वास्तविक नाम आपको बताना है, क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र या गजानन माधव? तो नागार्जुन का आप सभी लोगों ने नाम सुना ही है और इनका जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 कह रहा है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पंक्ति है, आपको बताना है। सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? इसके कौन से राइटर हैं ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लीजिए, कबीरदास जी की है, आप सभी को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, तो हीरामन सुआ का उल्लेख आपको बताना है किस में आता है ना? तो कबीर ग्रंथावली में आता है, पद्मावत में आता है या फिर सूरसागर में आता है? तो हीरामन सुआ की बात कर लें, यह आपका आता है पद्मावत में। किस में आता है? पद्मावत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 आपका। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। अब्दुल राही, शिव प्रसाद या फिर अबुल हसन? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था वो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। और इन्हें जो है तोताए हिंद भी कहते थे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 83 तक जो है गद्यांश के आधार पर आपको आंसर्स देने हैं। तो गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िएगा स्पीड में। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव, आगे देखते हैं, काफी बड़ा है, विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार गृह है जहां हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है और क्या करना है, इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को क्या करिए, निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपका आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था गद्यांश आपका। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, आंसर्स देना है ना। इसी के बेस पे हमें आंसर्स देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो शीर्षक आपको बताना है किसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात की गई है, आनंद की खोज के बारे में, अंतर्मन यादों का भंडार गृह या फिर अंतर्मन।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर बात कर ले, यहाँ पर दिए गए जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा वो क्या होगा? आनंद की खोज होगा। आनंद की खोज के बारे में ही सारी चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 82। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप गद्यांश को फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो अंतर्मन से जो आत्मिक आनंद है वो आपको बताना कैसे मिलता है। तो अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। या फिर अंतर्मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं और उन्हीं को वापस कर देता है। तो जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कि आत्मिक जो आनंद होता है वो क्या होता है? चिरस्थायी होता है ना। आत्मिक आनंद कैसा होता है? चिरस्थायी होता है, जो मनुष्य के उसके अंतर्मन से प्राप्त होता है। और मनुष्य का अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे मनुष्य को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए तो एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। तो इसका सही सारांश आपको बताना है, यानी कि पूरा जो आपका गद्यांश उसको कम शब्दों में आपको बता देना है। तो इसकी अगर बात कर ले तो पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन को लेके आपको सीधे आंसर बताते। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मकता गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये बाकी के ऑप्शंस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आप सभी को पता है। ये इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने बताया भी था। ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो संलग्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, इनक्लोज्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे? तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अनुमोदन होता है, किसी चीज़ का अनुमोदन करना। और स्टेटमेंट कथन होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संलग्न का मतलब इनक्लोज्ड। क्या किया गया? इनक्लोज्ड किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85। कब बाबा मरी हैं तो कब बरा चुरी? तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना। तो कब बाबा मरी हैं तो कब बरा चुरई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्य का अनिश्चित होना, यानी कि निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? ये आपको बताना है। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है? बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यही होता है आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ बताना है। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब क्या होता है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। आपको बताना है पंक्ति में अलंकार कौन सा है। फिर से लाइन को पढ़ लेते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है,
कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। तो इसकी बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है उपमा अलंकार। जब एक वस्तु की जो तुलना है वो दूसरी से की जाती है तो उपमा अलंकार होती है। यहाँ पर खिली हुई हवा की जो तुलना है वो किससे की गई, फिरकी से की गई है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। सजना है मुझे सजना के लिए, गाना ही है, ठीक है, और क्वेश्चन बना दिया गया है इसका। तो सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो सजना के यहाँ पे दो अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, काफी फेमस पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें कैसा अलंकार है, चा वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, आप सभी को पता है। तो इनमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। तो अनुप्रास अलंकार आपके ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, या फिर अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97। क्वेश्चन कह रहा है जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास आएगा बताएंगे। तो जिस समास में अगर देखा जाए दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है द्वंद्व समास, जैसे राम श्याम, यानी राम और श्याम। तो द्विगु समास होगा नहीं, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। क्लियर है, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष तो होगा लेकिन कौन सा, अपादान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलग होने का भाव आ रहा है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो कौन सा समास होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, तो बहुब्रीहि होता है, अव्ययी भाव होता है, या फिर द्वंद्व होता है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन, यथासंभव, ये सब कैसे हैं, ये सभी अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व या अपूर्व। तो अद्भुत तो होता नहीं है, क्योंकि अद्भुत का मतलब क्या होता है, जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो। और यहाँ पर अगर बात कर लें सही कौन सा हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे, तभी देखा जाए तो हम इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। तो दोनों लैंग्वेज का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपने पहला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को
धन्यवाद। जय हिंद।